बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वक्कास असगर। टीसीसी टेक्निकल कैरियर कोर्स अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके अलावा फ़िज़िकल, मेडिकल और जो सलेबस है इंटेलिजेंस और एकेडमिक, वो सारा कौन कौन सा टेस्ट होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए, वहाँ पर लिखे ज्वाइन पाक आर्मी, और इसको लिखने के बाद यहाँ पर टैप करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का है जी वो है टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो इसमें सबसे पहले नीचे आ जाएं तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर व्यू डिटेल है, इस पर आपने क्लिक करना और डिटेल पहले चेक करनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने टीसीसी टेक्निकल कैडेट कोर्स की तैयारी करनी है तो हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। साथ में पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी और मॉक टेस्ट भी होंगे। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो मेरा नंबर आपके पास गिवन है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी व्यू डिटेल्स पर। तो व्यू डिटेल्स यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी डिटेल जो है ना वो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एज कितनी एज वाले जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेल लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल। और इसमें यह है जी 17 से लेकर 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर मैरिटल स्टेटस का बात करें, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। जेंडर मेल है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती इसमें। और मिनिमम जो हाइट है वो 4 फीट एंड 4 हमारे पास इंच है। तो सेंटीमीटर में 162.5 सेंटीमीटर बनता है। अगर आप 0.5 कम भी होगा तो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर वेट बात करें तो एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बीएमआई कहते हैं, वहाँ से चेक किया जाएगा। वो आप गूगल पर जाके बीएमआई लिखेंगे तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर शो हो जाएगा, तो वहाँ पर अपना अपना जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की डेट की, तो यहाँ पर आपके सामने जी 18 दिसंबर से लेकर 2 फेब तक इसकी ऑनलाइन पोर्टल ऑन रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18 दिसंबर से लेकर 2 फेब तक इसकी आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो वो कब हैं जी? वो 20 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक इसके जो है टेस्ट वो आपके चलेंगे। और ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, लेकिन सैटरडे एंड संडे इसमें इंक्लूड नहीं होगा टेस्ट वाले दिन, यानी कि छुट्टी हुआ करेगी। तो 20 मार्च से आपके जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट हो गए। तो अभी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद बाकी नेशनैलिटी वगैरह तमाम पाकिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको कुछ और मज़ीद चीज़ों की, तो वो हमारे पास आ जाती है जी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन और इन एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं तो इसमें एजुकेशन की बात की जाएगी सबसे पहले कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन आपकी इंटरमीडिएट है, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर भी काफ़ी उन्होंने इस दफ़ा जो है ना वो आपको बताई हुई है कि कौन इंटरमीडिएट में भी आपके मार्क्स वगैरह और कौन कौन सी बुक होनी चाहिए वो, या इक्विवेलेंट वाले। एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, मेडिकल वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। खैर मैं आपको बता देता हूँ, 17 से लेकर 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 मंथ का आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अगर किसी की 16 साल और 9 महीने हैं तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी की 22 साल और 3 महीने अपर और लोअर केस है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैट्रिक है। अब मैट्रिक के अंदर आपकी जो हमारे पास मार्क्स की परसेंटेज है वो 60% मार्क्स हैं। बाकी वो ओ लेवल वगैरह उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। अगर किसी ने ओ लेवल किया है तो वो ओ लेवल वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन आगे चीज़ आ जाती है एफएससी। कौन से एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का भी ऑप्शन दिया गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स को गौर से देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है ना वो बाद में फिर बड़ा मसला बनता है जी, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जी आपका फिजिक्स लाजमी होना चाहिए, मैथ दूसरे नंबर पर आपका लाजमी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी आपकी लाजमी होनी चाहिए, या अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर स्टडी या कंप्यूटर साइंस, बस ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वो ही लोग एफएससी वाले अप्लाई करेंगे जिन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री साथ में या कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, यानी कि आईसीएस वाले, या फिर यही आपका सिलेबस होगा एकेडमिक के अंदर भी। खैर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आप अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इस तरह है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर अप्लाई उन्होंने किया, प्री इंजीनियरिंग वाले पास नहीं हो सके तो वो इसके अंदर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने मिनिमम जो है मार्क्स है वो 65% जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो 65% गेन करने ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर हम मैट्रिक के जो है आपके वो कितने हैं, 60%। और अगर आपके एफएससी की बात की जाए तो वो है 65%। एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके मैट्रिक के 1% भी कम है, 0.5% भी कम है, तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह एफएससी
में भी अगर आपके 64.5 या 64.9 भी हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होती। बाकी ये ए लेवल वगैरह के लिए लिखा हुआ है कि उन्होंने भी मैथ और फिजिक्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास लिखा हुआ ये ओ ए लेवल वाले जो जिन्होंने अप्लाई करना है वो इसमें खुद देख लीजिएगा, अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम होप सर्टिफिकेट पर बात कर लेते हैं। FSC पार्ट 1 वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होना चाहिए, तो वो 65% उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक हो गया, ये मैंने आपको पार्ट 1 का बता दिया कि पार्ट 1 के अंदर उनके FSC में 65% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद ही हमारे पास उसके बाद इक्वलेंस उनका होप सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, जिसके पास 65% वाला ही होप सर्टिफिकेट उनके पास हो। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, बाकी ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। कैंडिडेट्स विद FSC इक्वलेंट सर्टिफिकेट विद द कम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर स्टडीज़, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन चीज़ें आ जाती है जो वो मैं आपको बता देता हूँ। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक तो हमारे पास ये जी ट्वाइस रिजेक्टेड वाले हैं। ट्वाइस रिजेक्टेड वाले वो हैं जो ISSB 2 दफ़ा दे चुके हैं इंटरमीडिएट की बेस पर। और दूसरे वो हैं कि जो किसी भी एनी ग्राउंड किसी भी वजह से डिस्चार्ज किए गए, उनको किसी भी एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड था उससे निकाल दिया गया। कोई भी उन्होंने पॉलिसी को वायलेट किया तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई बॉन्डेड आर्मी आर्म्ड फोर्स उन्होंने ज्वाइन की तो वहाँ से उसको निकाल दिया गया तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको जो है ना वो डीमेरिट मुअत्तल कर दिया गया किसी वजह से, कोई भी पॉलिसी को जो है ना वो ख़िलाफ़, तो इसलिए वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आप किसी भी कोर्ट एंड लॉ के में किसी भी मवर्दे मुलजिम ठहराए गए हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो परमानेंटली डिक्लेयर किए गए अनफिट मेडिकली, उनका कोई इशू था, कोई ऑपरेट का था, वो जो है नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद मेडिकली यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वो आर्म बॉन्डेड आर्म और डिप्लोमा होल्डर्स जो होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ डिप्लोमा होता है, वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूशन एकेडमिक नॉमिनेटेड अगेंस्ट, वही बात अगेन एंड अगेन आ रही है कि आपको कहीं से डिस्चार्ज किया गया कहीं से। तो बाकी एक ये चीज़ है कि अगर आपने कोई पहले किसी भी फोर्स का टेस्ट दिया और 120 डेज़ का अगर गैप नहीं है उसके दरमियान आपके उस और इस ISSB के दरमियान, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो 120 डेज़ का गैप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे हम मेन चीज़ें की तरफ चलते हैं जो कि हमारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जी रजिस्ट्रेशन एंड द प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। ये टोटल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। इसमें ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन आप किस तरह कर सकते हैं। तो वो बताया गया जी इंटरनेट के थ्रू जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये यहाँ पर www.joinpakarmy.gov.pk जिस पे मैं आपको यहाँ पर ये सारा कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया ईमेल अकाउंट का, अगर आप ईमेल अकाउंट भी वहाँ पर चुन के देंगे तो उसमें भी आपको इंडिविजुअली बता दिया जाएगा कि आपके जो टेस्ट की टाइम और डेट वगैरह है वो कब है। तो वो वहाँ से आपको बाकी कंप्यूटराइज ऑनलाइन जो ना आप स्लिप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट सेंटर के अंदर भी जाके करवा सकते हैं, वहाँ पर भी फिजिकली भी। उसके बाद ही आपकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के अंदर किस तरह होता है जी, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन से पहले होने वाले जितने भी टेस्ट होते हैं या जो भी प्रोसीजर होता है। सबसे पहले होगा आपका इंटेलिजेंस का एकेडमिक टेस्ट वगैरह। इंटेलिजेंस और साथ में दो चीज़ें, इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट दोनों होते हैं। इंटेलिजेंस का आपका जो टेस्ट होता है वो सबसे पहले होता है, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। 86 आपके वर्बल होते हैं और उसको आपने 30 मिनट के अंदर करना होता है। सॉरी 84 वर्बल होते हैं और उसको आपने 30 मिनट के अंदर करना होता है। फिर आपका आ जाता है जी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर आपके 64 MCQs होते हैं, उसको भी 30 मिनट के अंदर करना होता है। फिर आ जाता है आपका एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट में करना होगा। और 50 MCQs आएंगे आपके, कुछ इंग्लिश के होंगे, कुछ आपके फिजिक्स के होंगे और कुछ आपके मैथ के होंगे। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करते हैं और ये परचेज़ करते हैं। या फिर केमिस्ट्री हो सकती है। ठीक हो गया। फिर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस वगैरह स्टडी वगैरह उसके कुछ MCQs यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिए। लेकिन मैं आपको बता दूंगा ज़्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टेस्ट होगा वो उन्हीं की बेस पर होगा जो कि आपके वहाँ पर डिमांड है। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं है तो फिर आपका कंप्यूटर स्टडी या कंप्यूटर साइंस, वो दोनों यहाँ पर आपके इंक्लूड किए गए। अगर आप ये पास कर लेते हो फिर आपका होता है जी फिजिकल टेस्ट। आजकल फिजिकल से पहले मेडिकल लिया जा रहा है। तो फिजिकल के अंदर देख लें जी 1.6 यानी 1 माइल आपने 8 मिनट के अंदर करना है। पुशअप्स होती हैं 15 और 2 मिनट के अंदर करनी होती हैं। सिटअप्स होती हैं आपकी 22 मिनट के अंदर करनी होती हैं। चिन अप आपकी 3 होती हैं और 2 मिनट के अंदर करनी होती है। डिच क्रॉसिंग होता है जी वो आपका 7 फीट और 7.4 होता है।
तो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, 4 फीट डीप होता है और 7 फीट एंड 4 इंच आपका लेंथ एंड द विड्थ होती है। उसके बाद प्रीलिमिनरी आपका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें कुछ चीज़ें आपकी मेडिकली चेक की जाती हैं, वो मैं डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ, आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। बाकी ये आपका क्या था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी मेन चीज़ें हमारी रहती हैं जी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बाकी चीज़ें भी काफ़ी हैं। तो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ अगर हम आते हैं, ये तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई। तो इसमें ये है कि अगर आप ये सारा कुछ पास कर लेते हैं तो कुछ आपको इंस्टीट्यूशंस दिए जाते हैं जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है 4 ईयर। तो डिसिप्लिन हैं जी, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं जी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग रिसालपुर के अंदर। बाकी यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जो है वो आप देख लें जी, कौन से सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर है, इन्फॉर्मेशन है। इसी के बाद रावलपिंडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड और कुछ शोबाजात हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं जी नीचे अगर हम करें रिसालपुर में एक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह। और प्रायोरिटी डिसिप्लिन्स में इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रायोरिटी सेट की है कि मैंने इसी डिसिप्लिन को चूज़ करना है और वहाँ पर आपने लिख दिया है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, कोई भी करनी है, तो फिर वो आपकी दोबारा चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, प्रायोरिटी ऑफ द चॉइसेस ऑफ द डिफरेंट रिटर्न गिवन बी द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी नॉट चेंज्ड। ठीक है, ये बात आपने अभी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। देयरफॉर ड्यू डेलिब्रेशन मस्ट बी गिवन प्रायर टू द एनरोलिंग प्रायोरिटी ऑफ द चॉइसेस ऑफ द डिसिप्लिन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिग्री प्रोग्राम, मिलिट्री ट्रेनिंग, 4 साल की आपका डिग्री का प्रोग्राम होगा। और उसके बाद आपकी जो है ना, आफ्टर obtaining a bachelor of engineering degree, cadets will undergo 1 year military training at the Pakistan Military Academy PMA काकुल। ठीक हो गया, फिर आपको 1 साल PMA काकुल के अंदर जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं, तो आपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लेके जाने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मुराद आपकी सनद, डिटेल मार्कशीट, आपका रिजल्ट कार्ड जो कि मैट्रिक का होगा। अब मैट्रिक की आपको सनद भी और साथ में रिजल्ट कार्ड, दोनों चीज़ें आपने लेके जानी है। साथ में 2 फोटो कॉपीज़ लेके जानी है, दोनों साइड से उसको टेस्टेड करवाना किसी 17, 18, 19, 20 या 21, 22 के ऑफिसर से। वो आपका एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है, कोई भी बैंकिंग का ऑफिसर हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है। ये तो आपको मैंने बता दिया किसकी, मैट्रिक की। मैट्रिक की आपने क्या क्या लेके जानी, मैट्रिक की आपने एक तो सनद लेके जानी और एक रिजल्ट कार्ड लेके जाना। फिर हम बात कर लेते हैं FSC इंटरमीडिएट की, इसका भी आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि आपकी सनद नहीं है तो आपका रिजल्ट कार्ड भी चल जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद सनद आती है, तो सनद नहीं है तो आपका ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड चल जाएगा, वो आपने लेके जाना है। उसके बाद हमारे पास ये ध्यान से देखिएगा, अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ द डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल या आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या नादरा का वेरिफिकेशन, यानी कि ज़्यादातर आप यूँ समझ लें कि ये जो आपका डोमिसाइल है या ये ले जाएं, या आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो ले जाएं, या नादरा की तरफ जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आप लेके जा सकते हैं। तो उसके अंदर ये होगा कि इसमें से कोई भी आप लेके तीनों में से लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, CNSA नंबर जिसको आपको कहते हैं, वो लोग लेके जाएंगे जो कि 18 ईयर से प्लस हैं, और वो जो इससे अगर अडल्ट एज में नहीं है वो बेफाम भी अपना लेके जा सकते हैं। लेकिन उसने अगर बेफाम है तो फिर आपने अपने फादर का CNSA नंबर CNSA लाजमी लेके जाना है। अगर आपका अपना ID कार्ड है तो वो अकेला भी काफ़ी है। ठीक हो गया, गार्डियन यानी कि आपने जो अपना गार्डियन, मामू चाचू अगर है गार्डियन फादर की बजाय, तो वो उनका लेके जाएंगे वो कैंडिडेट जो कि लेस दैन 18 ईयर है। और उसके बाद ये हमारे पास 1 सेट ऑफ द टेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द अबव मैंशनड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर उन्होंने बताए हुए हैं, मिसाल के तौर पर कौन सा बताया हुआ जी, हमारे पास एक तो डोमिसाइल बताया हुआ, एक आपका मैट्रिक और FSC का सनद और रिजल्ट कार्ड, और साथ में CNSA नंबर। ये सारे आपने क्या करना है, 1 सेट से मुराद होता है 2 आप इनकी फ़ोटो कॉपीज़, 2 फ़ोटो कॉपीज़, और साथ में इनको आपने ड्यूली अटेस्टेड करवाना, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से स्टंप लगवानी है। उसके बाद आपके पास जी फ्रेश फोटोग्राफ होने चाहिए आपके 3x में, तो बाय प्रिंसिपल या गेस्टेड ऑफिसर का जो होता है वो उसमें से आपको गेस्टेड 1 क्लास ऑफिसर से मुराद होता है 17 स्केल का होता है, 18 का, 19 का, जो भी 16 से ऊपर का जो ऑफिसर होता है उससे आपने उसको करवाना है। 1x फ्रंट एंड 2 ब्लैक, इसका क्या मतलब है जी, बैक, इसका मतलब है कि एक आपने फ्रंट से करवाना है मतलब उसका, और 2 आपने क्या करवाने, बैक से टेस्ट करवाने हैं। फ्रंट यानी कि आपके फेस वाली साइड एक वहाँ से 3 होंगी और 2 आपने बैक से करवानी है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है जी ओरिजिनल एज वेल एज द 3 फोटो कॉपीज ऑफ द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB। वो लोग जो नोट रिकमेंड हो गए हैं और उन्होंने चाहे वो PMA के अंदर हुए या किसी में भी, तो अपना नोट रिकमेंड का जो लेटर है उसकी आपने अपनी 3 फोटो कॉपीज़ लेके जानी है, ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और वो भी, ये सिर्फ रिपीटर कैंडिडेट के लिए। आई होप आपको ये समझ आ
गई होगी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सारी चीज़ें। और प्रिपरेशन का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपको फुल प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। और उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा एंड पे पार्ट बनता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ बॉन्ड के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि 13 ईयर का आपने बॉन्ड साइन करना होता है। यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा हुआ, एक मिनट, 13 ईयर का आपने क्या करना है जी, बॉन्ड साइन करना होता है। स्टैम्प पेपर होता है, आपने 13 साल तक जो है ना उनको आर्मी में सर्व करना होता है। और उसके अंदर वो स्टैम्प पेपर जो 100 वाली वर्थ है वो वाला यहाँ पर अटैच होगा। और उसके बाद ये सारा मजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर वो स्टैम्प वगैरह लगवानी होगी। खैर बाकी अगर आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो किस तरह रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और बाकी जो भी है कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर कोई भी बात पूछने वाली है। उसके अलावा जी अगर आपने ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैंने आपको नंबर शो कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।